बायोसेवर्ट्स लॉ क्या होता है? बायोसेवर्ट्स कौन थे? दो साइंटिस्ट थे, मैंने बताया था। देखो अभी हमने, दीदी बंद करो ना, अभी हमने दो चीज को पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को पढ़ा। मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्शन को हम कितने लॉ में पढ़े? चार। एक को तो आप हटा दो, तीन बहुत अपने बोर्ड के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, चौथा अपने कंपटीशन के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट। फर्स्ट क्या था? राइट, मैक्सवेल्स राइट हैंड स्क्रू रूल। सेकंड क्या था? राइट हैंड पाम रूल। थर्ड क्या था? राइट हैंड थंब रूल। फोर्थ क्या था? राइट हैंड रूल फॉर सर्कुलर कॉइल। हो गया, हमने डायरेक्शन को कंप्लीट कर लिया। अब किसकी बारी है? अब बारी है बायोसेवर्ट्स लॉ, मतलब मैग्नीट्यूड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें, इससे पहले चार एप्लीकेशन हुआ करता था बायोसेवर्ट्स का। बोर्ड में एक एप्लीकेशन के बिना बोर्ड का पेपर सेट नहीं होता था। लेकिन अभी कुछ टाइम से, जब से कोविड के बाद से सीबीएसई का जो सिलेबस रिड्यूस कर रहा है ना, तो चारों में से एक एप्लीकेशन को रखा, तीन एप्लीकेशंस को हटा दिए, और तीन वो एप्लीकेशंस को हटाया जो अच्छे स्टैंडर्ड थे, और जो रखा है एकदम हल्का बच्चा वाला रखा है। लेकिन मैं अपनी क्लासेस में लगभग तीन चार ठोक बताऊंगा ही बताऊंगा। पूछो क्यों? जेई मेंस का एग्जाम देंगे इन लोग जनवरी में, ठीक है? आता है भाई, इस बार भी है। तू दिया था क्या? कैसे आता है? मैं बोला ना आता है, तो उसको बोलता आता है। तो बोल रहा आता है। बायोसेवर्ट्स लॉ, बायोसेवर्ट्स कौन था? था नहीं, थे, दो लोग थे, बायो और सेवर्ट। अब ये भी कब? 1820 में। तो इनका फोटो भी दिखा दे रहा हूं, उनके बारे में बता दे रहा हूं। ये बायोस है और ये क्या? सेवर्ट है। ये थोड़ा मुंह उधर करना जरा, सेम टू सेम प्राची जैसी लग रही है ये, है ना? और ये अपना तो आंख बंद करके बोल सकते हैं इसमें। कौन है ये? आयुष, है ना? कोई भी देख के बोल सकता है ये कौन है? आयुष, ठीक है। और गुस्से से देख भी रहा, देखो ये गुस्सा क्यों है पता है? टेस्ट में आया था, और टेस्ट बोलता हिंदी में लिखूंगा। तो वो गुस्से में हो गया, तब से वो वैसे ही बैठा है। तो अब ये कब दिए थे? इनका स्टेटमेंट भी कब आया था? 1820 को इनका स्टेटमेंट भी आया था। और इनका जो स्टेटमेंट था, वो अब उसको हम पढ़ने वाले हैं, तो तैयार हो जाओ। बेहतरीन चीज है, मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूं, यहां से आपको समझ में आना चाहिए। बायोसेवर्ट्स जो लॉ है, अभी क्लास, लड़कियां शांत बैठेंगी बोला था मैं तेरे को, ठीक है? तो देखो, बायोसेवर्ट जो लॉ था ना, वो स्पेसिफिकली किसके लिए बनाया था, ये ध्यान रखो। उनका जो लॉ था वो था करंट एलिमेंट के लिए। किसके लिए था? करंट एलिमेंट। किसके लिए? करंट एलिमेंट। अब बहुत लोगों को दिमाग में आया कि करंट एलिमेंट क्या होता है। क्या समझ में आएगा कि भैया करंट एलिमेंट क्या होता है? अब करंट एलिमेंट क्या होता है, अब इसको समझो थोड़ा सा। मैं आपको करंट एलिमेंट को समझाने की कोशिश करता हूं। आप ये सोचो कि आप ना कहीं जा रहे हो, ठीक है? कहीं क्या कर रहे हो? जा रहे हो। और जो बना रहा हूं, जो गैस, सही गैस कर, अभी नहीं कोई गैस करना, जब बनाने के बाद गैस करना कि क्या बनाया हो, फिर मुझे अच्छा लगेगा। ए, अभी गैस नहीं करना पाका। ठीक, तो बताओ कौन, क्या चीज है ये? बोलेगा स्विच है क्या? एक बोला था बल्ब बनाता है, ये क्या स्विच है? ट्रेन है, ठीक है? क्या ये? ट्रेन है। अब एक ट्रेन में, ट्रेन के एक डब्बे में जो सीटिंग है वो 90% का, 90% परसेंट नहीं, 90 लोग एक सीट में बैठ सकते हैं, मतलब एक बोगी में बैठ सकते हैं। तो टोटल कितने लोग बैठे हैं, तो आप कैसे निकालोगे? तो आप सबका अलग अलग निकाल के जोड़ लोगे, और दो ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर को, दोनों को जोड़ के आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक वैसे ही अगर मैं एक वायर लेता हूं, क्या लेता हूं? एक वायर। तो एक वायर का छोटा सा पार्ट जो उसके प्रॉपर्टीज को बता दे, जैसे ये उसके प्रॉपर्टीज को बता रहा था कि 90 लोग बैठे हैं, ठीक है? इसी को हम क्या बोलते हैं? करंट एलिमेंट। ठीक, इसको क्या बोलेंगे? ट्रेन एलिमेंट। वैसे क्या बोलेंगे? इसको एक और तरीके से समझाऊं। आप अज्यूम करो कि आपके पास एक ग्लास, एक ग्लास जो है ना नींबू पानी, ठीक है? एक मिनट, आपके पास एक गिलास नींबू पानी। अरे पगली, छोटा वाला गिलास है, हाथ से पीने वाला। ठीक है, हमारे गांव में ऐसे पकड़ के पीना मना है, तो ऊपर पकड़ते, नीचे पकड़ते, ऐसे पीते हैं। कोंडा गाँव। ठीक है, चलेगा?
चालू करना कैसा कर रहा, जल्दी करते हैं इसको, अपन खत्म कर देते हैं टॉपिक को। चलो फिर से चालू करो। देखो तो अब एक बाल्टी, एक ग्लास हमारे पास पानी है। कौन सा पानी? नींबू पानी। चलो मैं आपको ना ये भी नहीं बताया कि नींबू पानी क्या है। एक ग्लास में जूस है और मैं आपको चखा रहा हूं, आपको लाके दिया कि भाई तू आंख बंद कर और चख के बता, पट्टी बांध दी है और चख के बता। तो आप उसको पी के, एक सिप पी के बता सकते हो ना, हाँ ये तो मौसम्बी का जूस है, संतरे का जूस है, या फिर नींबू पानी है, खट्टा या मीठा, बोल सकते हैं नॉर्मली। ये नहीं बोल सकता क्योंकि इसको 2-3 ग्लास के बाद समझ में आता है। इसका वो जो सेंसर खराब है इसका, मैं बोला था चेंज करवाना, नहीं करा, वीवो वाला ये ठीक है, समझ में आया। अब उस ग्लास को आधा कर दो। कितना कर दो? क्या आधा ग्लास पी के भी आप जस्टिफाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अब उस आधे गिलास का भी आधा कर दो, तब कर सकते हैं ना भाई। अब मैं बोलता हूं कि यार एक काम करो, एक ड्रॉप ले लो बस। क्या बोलते हैं? एक बूंद है या नहीं? नॉर्मल ह्यूमन बीइंग और कुर्सी पावर वाले तो 100% कर देंगे। ठीक है, कब बना था, क्यों बना था, छूटा हुआ कि नहीं, झूठा है कि नहीं, सब बता देंगे कुर्सी पावर वाले। ठीक है, चख लिए तो हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये नींबू पानी है, खट्टा है कि मीठा है। चलो ठीक है, यहां तक समझ में। अब इसका आधा करूंगा तो मुश्किल हो जाएगा, समझ में। तो उस एक गिलास नींबू पानी का, तो वो कौन सा स्मॉलेस्ट पार्ट था जो उसकी सारे प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहा था? वो ड्रॉप था, समझ में। तो इसको क्या बोलेंगे? एलिमेंट ऑफ नींबू पानी। नहीं समझ में? वैसे ही एक वायर में हमने, ओस्टर ने क्या बताया कि करंट फ्लो करो तो सराउंडिंग क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड बनता है। किसने बोला? ओस्टर ने। तो ओस्टर ने जब बोला ना, तो बायोसेवर्ट ने बोला कि हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, लेकिन ये फंस गए। क्यों फंसे थे इसका भी रीजन बताता हूं। क्योंकि वायर आप घर पे देखे हो ना, आपके घर में वायर कैसा ऐसा रहता है कि नहीं रहता? देखे हो कि नहीं देखे हो? कितने लोगों के घर में वायर ऐसा रहता है बताओ? कितने लोगों के घर में वायर ऐसा रहता है? मतलब पीला ही होगा, चोरी थोड़ी दीदी, वायर तो वायर होता है। इस टाइप में कैसे रहता? किस किस के घर में वायर है? हाँ हाँ, वही मैं कहना चाह रहा हूं। वायर हमारे घर में ऐसा टेढ़ा मेढ़ा रहता है, स्ट्रेट नहीं रहता है। ठीक, अब गौर कर, जब वो यहां इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा वो ऐसा बन रहा होगा, तो इस पॉइंट पे भी मैग्नेटिक फील्ड कैसा बन रहा होगा। लेकिन यहां पे गौर करो कैसा बन रहा है, नहीं समझ में आया। तो इनको ना कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, इनको पूरे वायर के लिए कैलकुलेट करना मुश्किल हो रहा था, और सबका सर्कल अलग अलग बन रहा है। तो उन्होंने क्या बोला कि भैया हम सबके लिए नहीं निकालेंगे, हम पूरे ट्रेन के लिए नहीं निकालेंगे, एक डब्बे के लिए निकाल लेंगे। हम पूरे ट्रेन के पर्सन को नहीं गिनेंगे, एक डब्बे के पर्सन को गिन लेंगे। तो इनका जो स्टेटमेंट था वो करंट एलिमेंट के लिए था। किसके लिए था? करंट एलिमेंट उस वायर का वो स्मॉलेस्ट पार्ट है जो अपने अंदर कैपेबिलिटी रखता है कि मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कर दूं। उससे और थोड़ा सा छोटा कर दिए तब वो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करने में कैपेबिलिटी नहीं रखता होगा। इतनी सी बात क्लियर? अब ध्यान से देखना, करंट एलिमेंट किसको किसको बोलते हैं, इसको भी बना लेना जब बनाना होगा। एक वायर है, वायर में करंट फ्लो कर रहा हूं, तो इसका जो स्मॉल पार्ट, ये मान लो मैं ब्लू में बना रहा हूं, ये जो ब्लू वाला है, ये जो पार्ट है, ये कैपेबल है क्या करने के लिए? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए। इसका नाम हमने दिया डीएल। क्या नाम दिया इसका? डीएल। तो इन दोनों को, आई और डीएल दोनों को मिला के बनता है करंट एलिमेंट। क्या बनता है? करंट एलिमेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट शॉकिंग बात बताऊं, करंट एलिमेंट इज द वन टाइप ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर है तो डायरेक्शन भी होगा, तो इसका डायरेक्शन वही होता है जो करंट का डायरेक्शन होता है। ठीक है, सेम एज द डायरेक्शन ऑफ करंट। जो करंट का डायरेक्शन होगा वही इसका भी डायरेक्शन होगा। तो करंट एलिमेंट उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में बायोसेवर्ट्स के पूरे बात करेंगे क्योंकि अभी टाइम नहीं होगा, बचे ही नहीं ज्यादा टाइम। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में बात करेंगे। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में ना तुरंत पीडीएफ, रुको 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 रुको, अभी मत डालना, बहुत सारा एक्स्ट्रा चला जाएगा, छीटो ना, डाल देना, चल ग्रुप में डाल देना, रखना। अब अगर मान लो कि ना मैं एक वायर लेता हूं, इस वायर में अगर करंट फ्लो किया ना, तो इस वायर का एक छोटा सा सेगमेंट, इस वायर का एक छोटा सा जो सेगमेंट होगा, इस सेगमेंट
का अगर डिस्टेंस, टोटल वायर का लेंथ अगर एल है, स्मॉल एल है, तो जो छोटा सा सेगमेंट होगा इसको क्या बोलेंगे, डीएल। क्या बोलेंगे, डीएल। इसको साइलेंट मोड पे डाल, तो मैं वायलेंट मोड पे आ जाऊंगा फिर, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, डीएल, ठीक। तो ये क्या चल रहा था, डीएल, ठीक है। तो ये डीएल है। अब करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ना, ऐसे ही। तो याद रखना डीएल और आई दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, करंट एलिमेंट, और इसका डायरेक्शन वही होता है जो डायरेक्शन किसका होता है, करंट का होता है। सेम एज द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट एलिमेंट इज द वन टाइप ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, और उसका डायरेक्शन किधर होता है, जिधर करंट होता है। तो जब भी इसको लिखते हैं तो हम इसको एरो लगा देते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। समझ गए। अब आते हैं बायोसेवर्ट्स। बायोसेवर्ट का जो स्टेटमेंट है कंप्लीटली बेस्ड ऑन द करंट एलिमेंट, किस पे डिपेंड है। अब मैं जो बता रहा हूं ध्यान से सुनना है, आप अच्छे से देखेंगे। तो मैं एक वायर ले रहा हूं, क्या ये एक वायर है, मैं पूरा भी साथ में लिखते जाएंगे, जब मैं बोलूंगा तब एक एक टॉपिक खत्म करते करते लिखवाते चला जाऊंगा। तो ये करंट एलिमेंट है, और इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। तो मैं देख रहा हूं कि वायर का जो शेप है ना वो स्ट्रेट नहीं है, क्योंकि हम घर में भी देखते हैं तो वायर कैसा रहता है, टेढ़ा मेढ़ा ही रहता। तो एग्जैक्टली उसी लिए हम टेढ़ा मेढ़ा लिए थे। तो यहां पे एक छोटा सा सेगमेंट यूज करूंगा, ठीक है। इसका लेंथ हम लोग क्या ले लेते हैं, डीएल। इसका लेंथ कितना ले लेते हैं, डीएल। अब यहां से मैं क्या करता हूं, कोई भी एक स्पेसिफिक एक पॉइंट ले लेता हूं, कोई भी एक स्पेसिफिक पॉइंट ले लिया। इस पॉइंट पे मुझे क्या करना है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट, ठीक है। तो ये बायो और सेवर्ट का स्टेटमेंट था, हम इसमें ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, जो ये पॉइंट है वो बताएंगे। तुम बताओ, अगर करंट अगर अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा उसका डायरेक्शन इनवर्ड होगा, आउटवर्ड होगा, अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा, अंदर होगा, बाहर होगा, ये बताएगा बस। हाँ कान है यहाँ, वो बताएगा भाई, आउटवर्ड होगा। क्यों पूछो, करंट ऐसे, समझ में आ गया, नहीं है, डाउट है, अबे डाउट है, समझ गया ना, तो गलत है, क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड यूज कर रहा हूं, राइट हैंड रूल था। अगर करंट ऐसे तो किधर होगा, ये इनवर्ड होगा, नहीं समझा। अब यहां से ये एंगल ले लिए कितना, थीटा, कितना एंगल ले लिए, थीटा, ये याद रखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस उसको मैंने क्या कंसीडर कर लिया, आर। तो बायो और सेवर्ट ने क्या किया, ऑब्जर्व किया कुछ, क्या ऑब्जर्व किया कि भैया अगर यहां पे एलिमेंट स्मॉल है तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो भी क्या होगा, स्मॉलर होगा। और मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं बी से, डी लगा दिया मतलब स्मॉल, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। बी किसको डिफाइन करता है, मैग्नेटिक फील्ड को, डी लगा दूंगा मतलब क्या होगा, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब बायोसेवर्ट का स्टेटमेंट जो फर्स्ट था कि भैया जो डीबी है वो डिपेंड किस पे करता, मैं आपसे पूछता हूं, ये डीबी है, अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा तो कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। 2 एम्पियर का करंट फ्लो करूंगा तो उतना ही मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कि उससे बढ़ेगा ना। अगर 10 एम्पियर का करूंगा तो ऑब्वियसली। तो मुझे ये समझ में आ गया कि भैया डीबी बढ़ रहा है किसके से, आई से, मतलब डीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ये फर्स्ट इक्वेशन मिला, तो आप इसको लिखेंगे अच्छे से ना, मैं आपको बता रहा हूं। फिर सेकंड देखते हैं कि किस पे डिपेंड करता है। तो हम सेकंड ये देखें कि भैया करंट एलिमेंट एक छोटा सा एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट कम है तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड यहां पे क्या कम है। अब एलिमेंट का वैल्यू अगर बढ़ा देता हूं तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा। नहीं समझ में आया तो एक पॉइंट और हमको समझ में आया कि डीबी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट कितना है, डीएल के, थर्ड। अब एक चीज को ध्यान से समझना, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे बायो वाले भी समझेंगे और सब चीज समझना क्योंकि कंपटीशन देना है। अब सोचो यही पॉइंट ना, मैं एक छोटा सा डायग्राम और बनाता हूं ऐसे, उसको अब इसको भले ही नहीं बनाना, ये पॉइंट यहां पे, ये मैं यहां पे 3-4 पॉइंट लेता हूं, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 और पॉइंट 4 ले लिया। बात समझ में आ गया। ये एलिमेंट यहां पे, ये क्या एलिमेंट है, आप देख सकते हो ये एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है। सबसे ज्यादा एंगल कौन बना रहा है, 4 बना रहा है। आप बताओ अगर ये छोटा सा एलिमेंट है तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड 1, 2, 3, 4 में किस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। देखो ये मान लो एक लाइट जल रहा है, मान लो क्या है, एक लाइट जल रहा है, मैं एक बल्ब से, एक टॉर्च से क्या कर रहा हूं, लाइट को जला रहा हूं ऐसे, है ना। तो ये कैसे स्प्रेड होता है, ऐसा। तो ये पॉइंट 1 है, 2 है, 3 और 4 है, तो सबसे ज्यादा ब्राइटनेस आपको कहां मिलेगा, ऑब्वियसली
जो उसके स्ट्रेट है वहां मिलेगा। बात नहीं समझ में आया? मैं आपको एक एलिमेंट दिया हूं कि भैया मैग्नेटिक फील्ड इतना बड़ा है, ये एलिमेंट है, ठीक है। अब मैं यहां पे मैग्नेटिक फील्ड चेक कर रहा हूं, यहां चेक कर रहा हूं, यहां चेक कर रहा हूं, कहां पे ज्यादा मिलेगा? जो उसके परपेंडिकुलर होगा। बात समझ में आ गया? तो मुझे ये पता चला कि भैया एंगल ये कम है, ये एंगल ज्यादा, ये एंगल और ज्यादा, ये एंगल और ज्यादा। एंगल के साथ साथ यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कम, यहां पे थोड़ा सा ज्यादा, यहां और ज्यादा, और यहां सबसे ज्यादा। तो हम देख रहे हैं कि एंगल के साथ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। नहीं समझ में आया? एंगल के साथ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। अब ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा, अब एंगल तो लेना है मेरे को, क्या लेना है? एंगल। लेकिन रूल्स क्या बोलता है? एंगल को आप इंडिविजुअल नहीं ले सकते, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करना पड़ेगा। बिना ट्रिग्नोमेट्री, ऐसा कभी देखे हो क्या? मतलब एंगल 30 कि साइन 30 देखे हो? एंगल 30 का वैल्यू मेजर कर सकते हैं क्या? साइन 30, तभी तो बताता है ना कि इनिशियल कहां पे, टर्मिनल पॉइंट कहां पे, वो बताता है। ठीक, तो हमको समझ में आया कि भैया यहाँ पे एक एंगल ऐसा आ रहा है जिसके साथ साथ वैल्यू भी क्या हो रहा है? इंक्रीज होता चला जा रहा है। जैसे जैसे अपन एंगल को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब पंगा ये होगा कि भैया ट्रिग्नोमेट्री में कोई एक फंक्शन को हम यूज करेंगे, मेनली हम दो यूज करते हैं, साइन या कॉस। अब बताओ हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा कौन सा फंक्शन है वैल्यू के साथ साथ, मतलब एंगल के साथ साथ अपना वैल्यू बढ़ाता है? साइन 0 पे 0, साइन 90 पे 1, मतलब 0 पे 0 था और साइन 90 पे 0 से 90 में चले गए तो इसका वैल्यू 0 से कहां चला गया? 1 चला गया। इसी के जस्ट अपोजिट अगर कॉस की बात करूं तो कॉस क्या करता है? वो मतलब अगर यहां पे ऐसा होता कि मैं एंगल बढ़ा रहा हूं लेकिन वैल्यू कम होता तो इस जगह पे क्या यूज करता मैं? कॉस। नहीं समझ में आया? तो मुझे एक बात समझ में आ गया कि जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा। मैं साइन ही क्यों लिया इसका रीजन सबको समझ में आ गया? डाउट है कहीं पे? क्योंकि एंगल बढ़ रहा है तो साथ में क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी बढ़ रहा है। थर्ड हो गया, समझ में आ गया अंत तक? फोर्थ, अब बताओ यहां पे एक मैग्नेट है, मान लो एक बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल है। अब यहां पे एक पॉइंट है, 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 4 पॉइंट, 1 2 3 एंड 4। सबसे ज्यादा इफेक्ट कहां पे होगा इसका? 1 पे होगा, 2 पे होगा, 3 पे होगा, 4 पे होगा? 1 पे होगा ना। तो मुझे समझ में आया कि डिस्टेंस अगर वेरी करेगा, डिस्टेंस अगर बढ़ाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो फिजिक्स में जब कोई चीज बढ़ाते हैं और कोई चीज जब कम होता है, अपोजिट चलता है, तो हम वहां पे यूज करते हैं यूनिवर्सली प्रोपोर्शनेट। क्या यूज करते हैं? तो इसीलिए क्या हो गया कि जो डिस्टेंस है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन करंट एलिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट। समझ में आ गया? इन चारों के अलावा बायोसेवर्ट्स को कोई फोर्थ फैक्टर, फिफ्थ फैक्टर नहीं मिला जिसमें मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता होगा। बात समझ में आ गया? तो इन चारों फैक्टर को मिला के उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जिसको अपन पढ़ते हैं बायोसेवर्ट्स लॉ। बात समझ में आ गया? चलो अब इसी को मैं थोड़ा डिटेल्स में बताता चला जा रहा हूं, देखते चले जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, ठीक है, इन चारों को मिला के मैं क्या लिखूंगा? डी बी प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अब ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है ना, इसको हटाएंगे ना तो एक कांस्टेंट लगेगा के। कांस्टेंट क्या लगेगा? के डी एल, ठीक है। और ये क्या है? एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। ये क्या है? एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। और इसका वैल्यू किस पे डिपेंड करता है? यूनिट सिस्टम पे। किस पे डिपेंड करता है? यूनिट सिस्टम पे इसका वैल्यू डिपेंड करता है। जब यूनिट सिस्टम पे डिपेंड करता है तो हम क्या बात करते हैं? तो हम सबसे फर्स्ट लेंगे एसआई यूनिट। क्या लेंगे? एसआई यूनिट। एसआई यूनिट में जो के है इसको मैं बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगा नेक्स्ट चैप्टर में, मैग्नेटिक एंड मैटर्स में, क्योंकि उसमें पढ़ने वाले हैं, तो अभी डायरेक्टली याद रखना, ठीक है। इस म्यू का, इस के का वैल्यू होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई। क्या होता है? म्यू नॉट बाय 4 पाई। म्यू नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी। क्या बोलते हैं इसको? परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस, इसको क्या होता, क्यों होता है, इसको हम पढ़ने वाले हैं। और म्यू नॉट का एक वैल्यू होता है, वो भी याद रख लेना, पूछूंगा तो खड़े मत हो जाना नेक्स्ट क्लास में। अब प्लीज थोड़ा पढ़ के आओगे आप लोग। 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। तो के का वैल्यू अगर यहां पे लाके रख देते हैं, सॉरी म्यू का वैल्यू, तो अब म्यू का वैल्यू क्या होगा? 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। ऑलरेडी 4 पाई चल रहा है, 4 पाई कैंसिल, तो 10 टू द पावर -7। तो के दो वैल्यूज निकले। कौन कौन सा वैल्यू निकला? एक तो ये निकला है, दूसरा ये निकला है, ठीक। तो दोनों वैल्यूज को मैं यूज करूंगा कहां पे रख के? इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर ले लेता हूं मैं 5th। बात समझ में आ गया? तो कौन से इक्वेशन में पुट करने?
पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 5। तो 5th क्या था, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई। के था ना यहाँ पे के था, उस के जगह पे मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं। तो क्या पुट कर रहा हूं, आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। याद रखना मैग्नेटिक फील्ड का एसआई फॉर्म में जो यूनिट होता है, मतलब बी क्या है यहां पे, मैग्नेटिक फील्ड। इसका जो यूनिट होता है एसआई में, याद रखना एसआई में, आज बता रहा हूं याद रखना, नेक्स्ट क्लास में फिर पूछूंगा, ठीक है। एसआई में होता है टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला। और सीजीएस में होता है गाउस। सीजीएस में क्या होता है, गाउस। और याद रखना हम लोग ना, इसका एक और यूनिट भी होता है, टेस्ला को बोलते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर, और इसको बोलते हैं मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको लगेगा कि कौन सा कब यूज करना है, कौन सा कब यूज करना। याद रखना इसको हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब करंट फ्लो करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तब यूज करना है इसको। अब इसको कब यूज करते हैं, परमानेंट मैग्नेट के लिए इसको यूज करते हैं। तो 2-4 बातें आप याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन अब आपका क्लास जो है 12th बहुत छोटा है, तो कई जगह पे टेस्ला यूज कर लेता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन कायदे से उसको क्या करना चाहिए, वेबर पर मीटर स्क्वायर करना चाहिए। एक और चीज बता दूं, अभी हाल ही में आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा था, तो उसको भी बता दे रहा हूं, इसको भी नोट कर ही लेना साथ साथ में ना, जब बताऊंगा तब। तो वो ये पूछा था दोनों में डिफरेंस। तो जो टेस्ला होता है ना, वो 10⁴ किसके बराबर होता है, गाउस के बराबर होता है। इसको भी आप याद रखना। तो यहां पे मैं यूनिट क्या लिखूंगा इसका, टेस्ला। और इसको अगर मैं एक और चेंज करता हूं ना, एक और अगर चेंज करूंगा मैं इसको, तो एक और वैल्यू क्या आ जाएगा, खत्म हो गया, बहुत सारा बताना अभी तो यार। एक और वैल्यू क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय क्या चल रहा है, आर स्क्वायर। इसी का एक वैल्यू और हमने निकाला था, क्या निकाला था, b इज इक्वल टू 10⁻⁻7 आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। याद रखना दोनों फार्मूला यूज होता है, दोनों अलग अलग टाइम पे यूज होता है। ये कब यूज करते हैं, जब हमको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। इसको कब यूज करते हैं, जब हमको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। और दोनों का ही यूनिट हम क्या कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे, टेस्ला। लेकिन कायदे से क्या करना चाहिए यहाँ पे, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये करना चाहिए, ठीक है। क्यों करना चाहिए, जब अपन इसके बाद मैग्नेटिक के बाद एक और चैप्टर जब पढ़ेंगे ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तब आप मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ोगे, तब आपको कहानी पूरी समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अभी दिल्ली दूर है। अब किसकी बात करते हैं, सीजीएस। सीजीएस में के का वैल्यू ऑलरेडी -7 है, सीजीएस में जाएंगे तो और कम हो जाएगा, तो अपन क्या कंसीडर करते हैं, 1। जब सीजीएस में ला के रख दोगे तो के का वैल्यू 1 कहाँ पे ला के रखेंगे, इन दिस इक्वेशन, यहीं पे, इसी इक्वेशन में के का वैल्यू 1 ला के रखूंगा ना, तो मेरा जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा के इज इक्वल टू 1। तो 1 हो जाएगा आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, बट यूनिट चेंज। अब क्या आ गया, गाउस। समझ में आ गया। और याद रखना ये बी नहीं बचे, डीबी है। क्या है ये, डीबी है। एक छोटे से एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड है, ये पूरे वायर का मैग्नेटिक फील्ड नहीं बताया। अब काम की बात बता रहा हूं, ध्यान से समझना, क्योंकि सीबीएसई आसान पेपर नहीं देता है ना, तो थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान दो। कंडीशंस मान लो ये वायर था, ये क्या था, वायर। मैं थोड़ा सा टेढ़ा ही बनाया, आप भी टेढ़ा ही बनाना, क्योंकि जब तक लॉन्ग स्ट्रेट वायर जो वर्ड है ना, इसके बहुत सारे मीनिंग है, ठीक है। मैं उसका ही बताता हूँ, ठीक है। अभी देखो, अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, हमने ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहाँ पे रखा था, यहाँ पे रखा था। अब ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो था ना, वो स्पेसिफिक एक एंगल पे था, यहाँ पे था कि नहीं था। वो स्पेसिफिक एंगल क्या चल रहा था, थीटा चल रहा था। मान लो एट एनी हाउ मैं क्या करता हूं कि ना, जो फर्स्ट कंडीशन जब ले रहा हूं, मान लेता हूं कि जो पॉइंट है ना, वो एग्जिस्ट करता है एक्सिस ऑफ द वायर। कहां पे आ गया, कहां पे आ गया, वो नहीं समझ में आया। ये करंट एलिमेंट है, इसी के इधर इधर मेरे को मिल रहा मैग्नेट, लेकिन जब मैं इसको उठा के कहां पे लाया, इसके एक्सिस में जब ला दिया ना, तब क्या होगा देखो, जब इसको उठा के जब इधर ला दोगे ना, तो थीटा बिकम्स 0। बोलो यस और नो, नहीं समझ में आया। अरे दीदी ये ऐसा है ना, तो ये ऐसे ऐसे करते करते जाएगा तो थीटा क्या हो रहा है, थीटा इन दोनों के बीच, एंगल किसके किसके बीच बनता है, हम लोग 11th में पढ़े हैं ना, एंगल किसके किसके, इनिशियल साइड
एंड द टर्मिनल साइड। तो ये इनिशियल साइड था और ये टर्मिनल साइड ऐसे ऐसे बढ़ रहा था। अब मैं इसको, इस पॉइंट को अगर यहीं पे एक्सिस में ला दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये थीटा 0 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? तो एट द एक्सिस ऑफ वायर, अगर एक्सिस ऑफ वायर पे जाऊंगा तो डीबी का वैल्यू क्या था भैया, याद है मेरे को, म्यू नॉट बाई 4 पाई, साथ में क्या था, आई डी एल साइन थीटा बाई क्या चल रहा था, आर स्क्वायर। अब मैं थीटा का वैल्यू क्या रखूंगा यहाँ पे, थीटा का वैल्यू यहाँ पे रखूंगा आई डी एल साइन 0 बाय आर स्क्वायर। 90 बोल रही थी क्या, नहीं 0, क्या होगा 0 होगा। अब साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, साइन 0 का वैल्यू 0। जब 0 ला के रखूंगा ना, देन द होल टर्म बिकम्स 0। तो याद रखना, कभी भी अपन क्या करते हैं, जब वायर लेते हैं ना, वायर के एक्सिस में जाओगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड 0 मिलेगा, वायर से हटोगे तो धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड मिलना चालू होगा। याद रखना इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट, ये तो मिनिमम हो गया, इसको डिफाइन क्या करते हैं, इट इज अ मिनिमम पोजीशन। ये क्या बताता है, मिनिमम पोजीशन। अब मैक्सिमम पोजीशन क्या होगा, अब इसको भी देख लेते हैं, मैक्सिमम पोजीशन क्या होगा। तो सेकेंड कंडीशंस में अगर बात करूं, एट द परपेंडिकुलर पॉइंट, क्या बोल रहा है, परपेंडिकुलर पॉइंट, मान लो ये वायर ऐसा ऐसा है, अब पॉइंट यहां पे, मेरा करंट एलिमेंट भी यहीं पे है, ठीक है, और पॉइंट यहां पे, तो कितना एंगल बनाएगा भाई, बनाएगा ना, चलो पी पॉइंट पे 90 बना दिया। अब इस कंडीशंस में क्या हो जाएगा, dB इज इक्वल टू, मेरे को पता है म्यू नॉट बाय क्या होता है 4 पाई, साथ में क्या होता है आई डी एल साइन थीटा बाय क्या होता है आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू कंफर्म्ड है कितना 90, तो dB बिकम्स क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन 90 बाय क्या होगा आर स्क्वायर। थोड़ा सा देखना, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन 90 का वैल्यू होता है 1 बाय क्या होगा आर स्क्वायर। मैं यहाँ पे लिख के भी दे रहा हूँ, साइन 90 इज इक्वल टू 1, तो dB बिकम्स क्या हो जाएगा, म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल बाय होगा आर स्क्वायर इज अ मैक्सिमम। ये क्या बताता है, मैक्सिमम पोजीशन, मैक्सिमम। नहीं समझ में आया? अब थोड़ा सा बात को गौर करते हैं। ये टॉर्च है, ये टॉर्च है ना, मैं टॉर्च चालू किया हूं तो ऐसा करके लाइट आ रहा है, आ रहा है ना, जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अब अगर इसके इस पॉइंट पे आऊंगा तो मुझे लाइट मिलेगा क्या, मतलब टॉर्च ऐसा जल रहा है ना भाई, टॉर्च ऐसा जल रहा मान ले, और ये स्प्रेड हो रहा ऐसे। जब मैं इस पॉइंट पे जाऊंगा तो मुझे लाइट मिलेगा क्या, मुझे मैक्सिमम कहाँ मिलेगा, समझ में आ गया ना। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, क्लियर है। तो ये था बायो-सेवर्ट्स लॉ। अब इसका एप्लीकेशंस नोट करेंगे अभी इसको पहले, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक, क्योंकि क्वेश्चंस भी बनाते चले जाएंगे साथ में, ठीक है। तो नोट करो, फटाफट नोट करो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से नोट करते हुए चलना, क्योंकि डेफिनेशन वगैरह लिखना है। इसको भी करंट एलिमेंट उस दिन नोट किए थे क्या, उसमें लिखा हुआ ना करंट एलिमेंट, एक डेफिनेशन बता देता हूं, लिख लो। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द वायर, definition of the current element, no, the smallest part of the wire which able to induce the magnetic field, is called current element, is called current element. नीचे लिखना dl डॉट आई या dli लिख लेना, ठीक है, नोट करके लिखो, dli लिखे, dl जब भी लिखोगे तो वो कोशिश करना ऊपर वेक्टर साइन लगाना, ठीक, ठीक है। अभी रुक जाओ, हो गया, नोट करके लिखो, करंट एलिमेंट इज अ वन टाइप ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। करंट एलिमेंट नोट करके लिखना, एनओटी नोट, हमेशा नोट यूज करना, नोट। करंट एलिमेंट इज अ वन टाइप ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, करंट एलिमेंट इज अ वन टाइप ऑफ वेक्टर क्वांटिटी the direction of the element same as the direction of the element same as the direction of the element same as the direction of flow of current, the direction of flow of current,
सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। हो गया? अब रुको, इसको अभी रुक जाओ, हाँ इसके बारे में लिखने ना, इसको लिखो, इसका वेक्टर फॉर्म भी बता देता हूँ, लगे याद ना। रुको, इसको लिखो फर्स्ट पॉइंट ये। अच्छा एक मिनट, जब लिखोगे तो इसको भी थोड़ा लिख लेना। बायो सेवर्ट्स हेडिंग डाले हो ना, हेडिंग डाले हो ना, तो इसको भी लिखना है, ठीक है। इसके लिए थोड़ा स्पेस छोड़ दो, अभी लिखना। थोड़ा पॉइंट लिखा रहा हूँ, पहले इसको नोट कर लो, ठीक है। इसको नहीं वो तो अपने से मत ले, पता है तुम लोग कैसे लिखते हो मेरे को, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट लिखो, अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट्स the induced magnetic field directly proportional to the flow of current, होशियारी नहीं मारना है, स्टेटमेंट पूरा लिखना, उसके नीचे फिर आपको वो लिखना है, इसीलिए मार्क्स कटते हैं आपके, ठीक है। इसको लिख लो, उसके बाद सेकंड पॉइंट लिखो, द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, उसके नीचे ना यश, इसको लिखना फर्स्ट वाले के नीचे, द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द current element, और ब्रैकेट में लिख देना स्मॉल पार्ट ऑफ द वायर, ठीक। नेक्स्ट, द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू is directly proportional to the sin theta। हो गया? लिखो फोर्थ पॉइंट, द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, उसके नीचे इसको लिख लेना dV प्रोपोर्शनल टू, है ना। द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड is inversely proportional to the induced magnetic field is inversely proportional to the square of current element and देख क्या लिखे, the induced magnetic field directly proportional to the square of separation, inversely proportional to the, क्या लिखे पढ़ो, मैं बता रहा हूं, द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन करंट एलिमेंट एंड द ऑब्जर्वेशन पॉइंट पॉइंट। ओके डन। ओके रुक जाओ ना, इसका वेक्टर फॉर्म स्किप कर जा रहा था मैं, तो वेक्टर फॉर्म भी बताता हूँ, फिर आराम से बैठ के नोट करना, ठीक है। वेक्टर फॉर्म लिखना बंद करो और देखेंगे यहाँ पे वेक्टर फॉर्म क्या होता है, ध्यान से देखना। यार वेक्टर किसको बोलते हैं? वेक्टर उसको बोलते हैं, 11th में हम पढ़े ना, वेक्टर उसको बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। नहीं समझ में? जैसे ये बंदा अगर आ रहा, बोले कि मैं 30 किलोमीटर दूर से आ रहा हूँ, कितने दूर से आ रहा हूँ? 30 किलोमीटर दूर से, तो ये जो बता रहा ना वो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, क्या इसका डायरेक्शन थोड़ी बता रहा है। अगर ये आके ये बोलता मैं 30 किलोमीटर नॉर्थ से आ रहा हूँ, इसका मतलब मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तब ये क्या हो गया? वेक्टर हो गया। बात समझ में? तो अभी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेक्टर है, तो जो वेक्टर होता है उसके पास क्या होता है? जो भी वेक्टर होता है ना, ध्यान से देखना, जो वेक्टर होता है उसके पास दो चीजें होती है। क्या होती है? एक होता है मैग्नीट्यूड, क्या होता है? मैग्नीट्यूड, और साथ में एज वेल एज क्या होना चाहिए उसके साथ? डायरेक्शन होना चाहिए। तो याद रखना, इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज करके मैं आपको बताता हूं। अभी अगर 11th नहीं भी पढ़े तो आपको क्लियर हो जाएगा। आपके पास तो मैग्नीट्यूड तो होना चाहिए,
मैग्नीट्यूड तो होना चाहिए। डायरेक्शन के लिए हम लोग हमेशा यूज करते हैं यूनिट वेक्टर। क्या यूज करते हैं, याद रखना, हमेशा डायरेक्शन के लिए क्या यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर। क्यों यूज करते हैं, हाँ या ना, हाँ हाँ, मेजर करने के लिए डायरेक्शन, पागल है, उसकी बात पे ध्यान मत देना। यूनिट का मतलब होता है एक, यूनिट का मतलब एक। मैग्नीट्यूड कुछ भी रहे उससे अगर एक से मल्टीप्लाइड करोगे तो वो डिफ्लेक्ट नहीं होगा। ये 30 किलोमीटर दूर से आ रहा तो ये 30 किलोमीटर है, डायरेक्शन में अगर 2 रख दूंगा तो क्या हो जाएगा, 60 किलोमीटर हो जाएगा। 60 से आ रहा है, 30 से आ रहा है ये, तो मेरे को एक ऐसा क्वांटिटी यहाँ पे रखना जिससे के होने से इसमें कोई फर्क ना पड़े। तो वो कौन सा क्वांटिटी है, जीरो नहीं हो सकता है क्या, तो पूरा जीरो हो जाएगा, इसीलिए क्या रखते हैं, यूनिट वेक्टर। तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे, यूनिट वेक्टर। समझ में, तो यूनिट वेक्टर इसलिए रखा जाता ताकि वो मैग्नीट्यूड को डिफ्लेक्ट ना करे। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करूं तो ये वेक्टर हो गया। तो भैया मैग्नीट्यूड क्या था, अभी तो निकाला था डीवी, और डायरेक्शन के लिए क्या करूंगा, यूनिट वेक्टर। और डायरेक्शन किसका, यूनिट वेक्टर किसका, डिस्टेंस का। यूनिट वेक्टर किसका निकलेगा, भैया ये बोला मैं 30 किलोमीटर दूर से आया हूं, 30 किलोमीटर नॉर्थ से आया हूं, तो डिस्टेंस तो ही कवर कर रहा है ना, तो इसीलिए क्या करते हैं, आर का कैप। आर को क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। ये जो कैप होता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। 11th पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। डीवी का जो वैल्यू हमको पता है वो क्या था, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आई डी एल साइन थीटा। चलती क्लास में एक छोटा सा अनाउंसमेंट मैं कर रहा हूँ, उस बात को आप बिल्कुल सीरियस ले लो। बोर्ड एग्जाम है, हम आपके साथ बिल्कुल भी क्या नहीं करेंगे, कॉम्प्रो नहीं करेंगे। अगर आप ये मैसेज ड्रॉप कर देते कि आज मैं क्लास नहीं आ रहा हूँ, नहीं आ रही हूँ, तो आपके पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, आप वीडियो देख के ही आप उस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे, एक्स्ट्रा क्लास आपका नहीं लगेगा। जो लेट एडमिशन है सबका बैकअप क्लास नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, फर्स्ट चैप्टर से पूरा। बात समझ में, आप नहीं आए वो आपका टेंशन है, आपको आना ही चाहिए, एनी हाउ आना चाहिए, क्योंकि आप फिजिक्स को 2-2 घंटा बोल रहे हैं, 3-3 घंटा भी खींचेंगे अभी लंबा लंबा संडे को। समझ में आ रहा है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हम बिल्कुल सीरियस नहीं लेने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, आर कैप। अगर थोड़ा सा अगर आपको पता होगा, सॉरी इसको मत लिखो, ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड अभी तो निकाले थे ना, ये क्या बता रहा था, सिर्फ मैग्नीट्यूड। अगर इसका वैल्यू ला के यहाँ पे रख देता हूँ तो हमारे पास क्या होगा, डी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, साथ में क्या हो गया, आई डी एल साइन थीटा बाय क्या हो गया, आर स्क्वायर। और यहाँ पे क्या चल रहा है, आर कैप, तो यहाँ पे आर कैप लिख दूंगा। अगर आप थोड़ा सा अगर पढ़े होंगे ना, तो आर कैप का वैल्यू था आर वेक्टर बाय मॉड ऑफ द आर वेक्टर। पढ़े हैं, नहीं पढ़े तो भी समझ जाना, ठीक है। तो मॉड ऑफ आर वेक्टर मतलब कभी भी याद रखना, मैं आपको एक और नोट बताता हूँ, ये सारी चीजें आप याद रखा करो। जब भी आपके पास कोई वेक्टर है, जब भी कोई आपके पास वेक्टर है, उस वेक्टर में आप अगर आप क्या लगाते हो, मॉड लगाते हो। क्या लगाते हो, मॉड। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो स्केलर बन जाता है। क्या बन जाता है, वो स्केलर। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आर वेक्टर जो चल रहा था नीचे स्केलर हो गया, तो मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा, आर लिखूंगा, मॉड लिखने की मुझे जरूरत नहीं है। समझ में आ गया। अब इस पूरे वैल्यूज को जब मैं यहाँ पे ला के रख दूंगा, कल भी आपकी क्लासेस है ना, क्लासेस अभी छुट्टी नहीं देंगे। म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा बाई क्या चल रहा, आर स्क्वायर। आर कैप का वैल्यू क्या चल रहा था, वेक्टर ऑफ आर इंटू आर। तो ये इससे क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, ये इससे क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा देन देखो, कुछ भी डाउट रहता है ना, प्लीज फील फ्री टू पूछो मुझसे, जो भी डाउट है ना पूछो क्लास में ना, डाउट को बाहर लेके मत जाओ। नहीं समझ में आ रहा है क्या, डाउट है कहीं पे, एकदम बच्चा वाले चीजें बता रहा हूँ, एकदम डिटेल से बता रहा है। नहीं समझ में, कहीं भी डाउट है तो पूछो, ठीक। और यहाँ नहीं पूछ सकते तो जाते समय कॉपी लेके यहाँ पे ऑफिस में भी पूछ सकते हो आप, लेकिन कॉन्सेप्ट को कॉम्प्रो नहीं करना कॉन्सेप्ट के साथ ना। म्यू नॉट बाई क्या हो गया, 4 पाई। म्यू नॉट बाई क्या हो गया, 4 पाई। क्या यार, आई डी एल में आर को इसके पास ला दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन थीटा, ये कितना हो जाएगा, आर क्यूब। नहीं समझ में। हमने ना 11th फिजिक्स में ना एक और टॉपिक पढ़ा था, वो टॉपिक को भी थोड़ा सा रिमेंबर कर देता हूँ, क्योंकि हमारे साथ कौन है, ब्रेंड एडमिनिस्टर है। तो आप एक चीज़ और नोट करके जानते होंगे, मुझे उम्मीद है, वेक्टर ए डॉट अगर बी रहता है ना, इसको अपन बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको, डॉट प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या होता, इसका मतलब होता है ए बी कॉस थीटा। कुछ टेस्ट आपके शेड्यूल हो रहे हैं अभी, तो बिल्कुल दे देना। और इसको बोलते हैं क्रॉस। ये याद रखना, इसका जो रिजल्टेंट आता है ना वो स्केलर होता है। क्या बोलते हैं इसको, स्केलर। और इसका जब भी होता है ना तो ए बी साइन थीटा, तो मतलब ये किसका होता है, ये वेक्टर होता है।
ये हम 11th में पढ़ते हैं ना, फिर भी रिमेंबर कर दिया। तो कहीं पे भी अगर साइन दिखा ना, साइन को हटाऊंगा तो क्रॉस आएगा, कॉस को हटाऊंगा तो डॉट आएगा। डॉट बताएगा कि इनका जो वैल्यू आने वाला वो क्या होने वाला है, स्केलर। क्रॉस ये बताता है कि जो वैल्यू आने वाला वो वेक्टर। अब देखो इन दोनों के पास मैंने बताया था करंट एलिमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और आर क्या है, डिस्टेंस, वो भी वेक्टर है क्योंकि वेक्टर लगा हुआ है। समझ में? अब अगर इन दोनों में से अगर मैं साइन को स्किप करता हूं, किसको स्किप करता हूं, साइन को अगर मैं स्किप करता हूं, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, डीएल, आई तो चल रहा है, आई करंट तो स्केलर है, डीएल क्रॉस क्या हो जाएगा, आर, और यहां पे क्या चला गया, आर क्यू। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि भाई इस स्टेप में साइन था, नेक्स्ट स्टेप में साइन क्यों चला गया। तो याद रखना ये इनटू नहीं है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है, तो वो हट जाता है। बात समझ में? तो ये इसका वेक्टर फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म। ठीक। एग्जाम में गलती से ये मत करना जो मैं बोलने जा रहा हूं। कई बच्चे क्या करते हैं जल्दीबाजी में, dv इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई। दीदी ऐसा कर सकते हैं ना, 3 इंटू 4 12, 4 इंटू 3 12, है कि नहीं? अरे हाँ ना, नहीं जानता क्या? फिर हाँ, वेक्टर में जैसे मैं यहां पे लिख दे रहा हूं आर क्रॉस डीएल, फिर क्या हो गया, आर क्यू। क्या दोनों में कोई फर्क है क्या? तुम बताओ, कोई फर्क है? वो बताएगी ना दीदी, कैसे करती हो तुम, बोलो। कोई फर्क है? इतना टाइम नहीं लगता है दीदी। फर्क है, फर्क ये है। अब क्या फर्क है पता है? क्या फर्क है? इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, मैं जो बता रहा हूं उसमें फर्क पड़ेगा। ध्यान, अच्छी बात है कि बोला। देख ऐसा था, ये क्या था, डीएल था, ये क्या था, डीएल था, और ये पॉइंट क्या चल रहा था, आर चल रहा था। पहले वाले का मतलब डीएल से आर के साइड अपन एंगल बनाए, कहां से? दूसरे वाले का मतलब आर से डीएल की ओर बनाए। बताओ नियम क्या था? हम जो पढ़े हैं डीएल से आर बनाए थे कि आर से डीएल बनाए थे? तो गलत है ये, मतलब आप रिवर्स आ रहे हो। तो ऐसा करोगे तो आपको सामने क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। समझ रहे? टेस्ट में ये बना के लड़ने मत आना, मैं तो वही बनाया था। ठीक है, कूट देंगे फिर, नहीं तो फिर भी लड़ने नहीं आना। अरे खामोश, फिर बोलना चालू कर दिया। ठीक है, समझ आया? मोमोज खा बोलता उसको। ठीक, मैं वही सोच रहा हूँ। देखो बहुत सोच के मैं बोला कि इसको क्लास में नोट करेंगे। अभी एक ही टॉपिक मेरा 44 मिनट हो गया, अब मेरे को पूरा वीक कंप्लीट कराना है। अब देखो 2 घंटे की क्लास में भी आप ज़्यादा नहीं पढ़ पाओगे। मेरे भाई फिजिक्स है, तो 24 घंटा बोलेगा 24 घंटा पढ़ा दूंगा। मेरी जान है ये यार, जान बसती मेरी इसमें। ठीक है, मेरे लिए क्या है तो इसका अंदाजा नहीं लगा सकता। ठीक है, एक साइड वो मतलब तू बिना खाना खवाए मेरे को फिजिक्स पढ़वा दे, मैं पढ़ाता चला जाऊंगा। ठीक है, लेकिन अब ये भी होना चाहिए ना, तुम्हारी भी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि तुम उसको एक्सेप्ट कर पाओ। ठीक, बाकी तू कर लेगा, क्यों पूछ। हाँ बहुत बढ़िया, हाँ ठीक है। डीएलआई यहाँ तक समझ में आ गया। तो वेक्टर में 2-3 फॉर्म है। करंट डेंसिटी का भी इसमें फॉर्म हम कंसीडर करते हैं। किसका? करंट डेंसिटी। और वेलोसिटी का भी फॉर्म है। मैं कुछ क्वेश्चंस, कुछ फार्मूला और इसको आगे एक्सपांड कर दे रहा हूँ। ये आप लोगों के औकात से बाहर वाला चीज़ जो अभी जा रहा हूँ मैं। ठीक है, क्यों पूछो? ये स्टेट लेवल में नहीं पाता है, लेकिन सीबीएसई में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा इसका। और अच्छी बेस्ट पार्ट क्या है पता है? अब मैं जो भी टॉपिक्स बताता जाऊंगा ना, साथ में मैं जेई के 2025 के क्वेश्चंस हैं वो भी साथ में कराता जाऊंगा, और जो साथ में न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो बोर्ड के पर्सपेक्टिव से आएगा वो भी हम साथ में अब करते चले जाएंगे। इसीलिए साथ में नोट करते हुए चले जाना, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, महाराज लोग तो वैसे भी लेट आते हैं। तो वेक्टर फॉर्म क्या था इसका बताओ? dv इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, साथ में क्या था, आई। डीएल क्रॉस आर था कि आर क्रॉस डीएल था? क्या बात है, नहीं समझ में? अब बताओ करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी? हाँ, करंट डेंसिटी ये लुक पे डिपेंड करता है। सिंपल बोलता कि आपके लुक पे डिपेंड करता है। अगर आप प्यार से देखते तो वेक्टर होता, ऐसे देखते तो स्केलर हो जाता, आप नहीं देखते तो वो टेंसर हो जाता। ठीक है, क्या होता है? स्केलर होता है। बोल भाई, ओ भाई, इसके ख्याल से स्केलर है। कितने बार रिपीट किया ना उस बात को? तेरा ख्याल गलत है। ठीक है, फ्रॉम करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू, मैं भूल गया फॉर्मूला यार, बस याद दिला।
ठीक है, आई अपॉन ए, ठीक, आई अपॉन क्या आ गया ए, ध्यान से देखना। अब मैं यहां तक समझ में आ गया ना, करंट डेंसिटी में ये वेक्टर और ये वेक्टर होता है, तब जाके दोनों का डॉट में ये आता है, मैं प्रूफ किया हूं, ठीक है। अभी बस इतना ही याद रखो बस। चलो अब ना इसी को मैं थोड़ा सा स्टेप बढ़ा दे रहा हूं, ध्यान से देखना दीदी लोग, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा स्टेप बढ़ा के अभी बता दे रहा हूं, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल कहीं से कुछ भी दे हम फाइट करने के लिए तैयार हैं। इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, और इट इज अ लेंथ। ये क्या है? लेंथ है। ये अगर क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ को मल्टीप्लाई कर दोगे ना, एरिया कैसा, मान लो रेडियस आर है, रेडियस कितना आर, तो एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। मतलब एरिया कैसा सर्कुलर होता है कि नहीं होता है? वायर का एरिया कैसा होता है? सर्कुलर होता है, तो पाई आर स्क्वायर और साथ में एल। तो ये अपन तो पढ़े ना, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है ये, तो वायर भी कैसा दिखता है? सिलेंड्रिकल है। अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करने के लिए डीएल का मल्टीप्लाइड किया और डीएल का क्या कर दिया? डिवाइड। तो क्या होगा? जे वेक्टर इज इक्वल टू आई, आई के साथ क्या आ गया? डीएल, और यहां पे आ गया वी। वी मतलब यहां पे वॉल्यूम। वॉल्यूम क्यों? क्योंकि एरिया और लेंथ दोनों को मिला के क्या बनता है? वॉल्यूम बनता है। नहीं समझ में? तो मैं यहां पे लिख भी दे रहा हूं, ध्यान रखना, नोट करके लिख देना, छोटी छोटी बातें आपको समझ में आना चाहिए। और प्लीज नोट्स बनाओगे घर पे ना, तो थोड़ा सा ना पढ़ भी लिया करना ना, इससे क्या होगा? सबका भला होगा। डीएल होगा तो डीएल क्या होगा? लेंथ है, शॉर्ट लेंथ है, तो इन दोनों को मिला के क्या बनता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम का हम क्या लेते हैं? वी। तो यहाँ पे वी है। अब मैं इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो आईडीएल का वैल्यू कितना निकला? जे और वी। वॉल्यूम कभी भी वेक्टर नहीं हो सकता, वॉल्यूम कभी भी वेक्टर नहीं हो सकता। तो उसको याद रखने का तरीका क्या है बताओ? वाटर का लेंथ नापते हैं कि एरिया नापते हैं? सिर्फ वॉल्यूम नापते हैं। 11th में पढ़े हैं अपन, क्या नापते हैं? वॉल्यूम। और वॉल्यूम वाटर का कैसा होता है? जिस सरफेस में रख दोगे वैसा वॉल्यूम हो जाएगा, तो इसीलिए वो क्या होता है? हमेशा स्केलर होता है। तो आईडीएल का वैल्यू यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट करूँ, इसको अगर थोड़ा सा मैं एडजस्ट करके दिखाऊं, तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई क्या चल रहा है? 4 पाई। ये स्केलर है तो इसके पास आ सकता है। थोड़ा सा अगर वेक्टर प्रोडक्ट पढ़े होंगे ना आप, तो पता होगा आईडीएल और साथ में क्या चल रहा है? क्रॉस आर चल रहा है, ठीक है, और नीचे क्या चल रहा है? आर क्यूब। तो मुझे पता चल गया कि जो आईडीएल, डीएल क्या था? वेक्टर था, डीएल क्या है यहाँ पे? वेक्टर है। तो आईडीएल का वैल्यू कितना निकला? जे डॉट वी। तो अगर यहां पे लाके रख देता हूं, तो डी बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या निकला? म्यू नॉट बाई 4 पाई। क्या चल रहा था? आई के साथ डीएल और साथ में क्रॉस क्या चल रहा था? आर, और इसके नीचे क्या चल रहा था? आर क्यूब। तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, इसका वैल्यू था जे और वी क्रॉस आर। तो मैं थोड़ी देर पहले बताया था कि जो स्केलर होता है वो अंदर आ भी सकता है और बाहर जा भी सकता है। तो ये म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये बाहर आ गया, ये वी, जे क्रॉस क्या हो गया? आर। ये करंट डेंसिटी के फॉर्म में निकला, और याद रखो ये वॉल्यूम है, वेलोसिटी नहीं है। इससे भी न्यूमेरिकल बनेगा। नहीं समझ में है? डाउट है कहीं पे? एक स्टेप और बताते हैं, थोड़ा सा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यार जरूरत नहीं पड़ेगी यार, समझ में आ गया? तो यहां तक नोट करना है कि चला जाऊं मैं आगे? हाँ, अरे वो पढ़ाओ बोलेंगे, नोट्स बना के नहीं लेके आएंगे, क्या ही मतलब है भाई? हाँ, इसको भी छोड़ेंगे तो घर जाने के बाद क्या लगेगा? पिछला भी छूटा है, इसको भी छोड़ते हैं, अगले टाइम से बनाएंगे, है ना भाई? तो इसीलिए मैं तुम्हारे आदत से वाकिफ हूँ। जल्दी से नोट करना, जल्दी से नोट करो, हाँ जल्दी से नोट करना, है ना? तू रिमोट पकड़ रहा है, जल्दी। मच्छर मार बे, मच्छर है।